नीतीश जी, ममता जी से तो आपकी मुलाकात हुई, कोई नतीजा निकला कि नहीं, जरा बताइए ना। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहें, बहुत अच्छा बात हुआ है। और जो अखिलेश यादव से मिले तो वहां कैसी मुलाकात रही, क्या निकला नतीजा, बताइए। हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। वैसे नीतीश जी, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने आपको गजब काम दिया हुआ है, लेकिन सुना है कि आप मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, फिर कैसे बने हुए, इसका भी तो राज खोलिए। हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे। अरे वाह, सुना है आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं बनना चाहते थे, फिर क्या हुआ? हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन कैसे नीतीश जी, कोई व्यक्तिगत इच्छा तो नहीं है? व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे। लेकिन देश को आगे बढ़ाने की इच्छा कैसे जगी? आखिर कैसे लगा आपको कि आप पीएम मटेरियल हैं, ये भी तो बताइए। जितने लोग घूम रहे हैं उनको अगर मेरे इतना एक्सपीरियंस हो तो बता दीजिए। वैसे आपको पता ही होगा दोस्तों कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव है। देखिए ना पहले। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। लेकिन ये क्या, जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, जनाब तो ताल ठोकने लगे। जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। और इसीलिए आपको एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। कभी नीतीश कुमार मोदी जी के नाम के लिए कसीदे पढ़ते थे, उनके सामने पढ़ते थे, सुन लीजिए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं, लेकिन अब वो 100 से नीचे सीट मिलने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे। एक और दिलचस्प चीज दिखाता हूं। जब वो मोदी जी के साथ थे तो नई नई टेक्नोलॉजी की तारीफ किया करते थे। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया है, अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ लोगों को मिले, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। और जब मोदी जी से साथ छूट गया, खुद ही छोड़ा उन्होंने, तो टेक्नोलॉजी को भी दोष देने लगे। सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। इसी प्रकार जब नीतीश बाबू मोदी जी के साथ थे तो केंद्र की योजनाओं की जो बिहार में लागू होती थी उसकी दिल भरकर तारीफ किया करते थे। विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा, और बिहार में सड़कों के और पुलों के निर्माण के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना की स्वीकृति देकर उस पर काम चल रहा है। लेकिन अब वही काम नीतीश कुमार को सिर्फ प्रचार प्रसार लगता है। सुन लीजिए। जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। वैसे याद रखिए, जब नीतीश कुमार 2024 के लिए कोलकाता से लखनऊ तक की खाक छान रहे हैं, तब मीडिया वाले उसी जंगल राज की याद दिला रहे हैं, उस पुराने दौर की याद दिला रहे हैं, क्योंकि बिहार का एक बाहुबली रिहा हो चुका है। ऐसे में जरूरी है दोस्तों कि खुद नीतीश कुमार के मुंह से, उनकी जुबान से ये सुना जाए कि जंगल राज किसे कहते थे। जरा बताइए ना नीतीश जी। क्या हाल था पहले? शाम होते लोग घर से बाहर निकलते थे और अब किसी को कोई परवाह रहती है, चिंता रहती है? अच्छा, जंगल राज के समय में शाम को लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, लेकिन क्यों, ये भी तो बताइए। बिहार का क्या बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, सामूहिक नरसंहार, लोग किस तरह से परेशान रहते थे, शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, यह हाल था। अपहरण कितने लोगों का होता था। लोगों को हिम्मत क्यों नहीं होती थी? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। अरे बाबा, तो आपने क्या किया? आजकल वही चीज है जी, भूल गए। सही बात है, तभी लोग कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यही बात है ना। कैसा बिहार बनाना चाहते हो?
ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन आज अगर नीतीश कुमार से जंगल राज के बारे में सवाल पूछेंगे तो जानते हैं क्या कहेंगे? सुन लीजिए। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? मगर आज ये सब बताने की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि जिस जंगल राज में एक डीएम तक सुरक्षित नहीं था, जिसे सरेआम सबके सामने गोली मार दी गई थी, आज नीतीश कुमार ने उस शख्स को, उस दोषी को जेल से रिहा कर दिया, वो भी कानून में बदलाव करके। तो दोस्तों, 2024 के लिए एक बहुत बड़ी सियासी स्क्रिप्ट रची जा रही है और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार इस समय भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से मिशन 2024 के लिए शहर शहर घूम रहे हैं, राज्य दर राज्य घूम रहे हैं, उन्हें JP2 के नाम से पुकारने की कोशिश हो रही है। जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन था ना, उसे JP2 नाम दिया जा रहा है। और याद रखिए दोस्तों कि विपक्ष जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर समय एक नए नैरेटिव की तलाश में जुट जाता है। और आज जब नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में लगे हुए हैं, तो ऐसा ही एक नैरेटिव गढ़ने के लिए नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का जयप्रकाश नारायण बताया जा रहा है। और याद रखिए, नीतीश को जयप्रकाश नारायण बनाने और इनकी विपक्षी एकता की मुहिम को जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जोड़ने का काम मीडिया ने तब शुरू किया जब नीतीश ने मुलाकात की ममता बनर्जी से कोलकाता में जाकर और लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के हैं और JP भी बिहार के रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और जयप्रकाश ने भी इंदिरा गांधी के जो उनका शासनकाल था और किस प्रकार से था, इमरजेंसी में सब जानते हैं, उनके खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने भी मुहिम चलाई थी। और इसी वजह से नीतीश कुमार की मुहिम को JP2 कहकर मीडिया बुलाने लगी है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इन दो बातों के अलावा कि एक तो ये बिहार के और दोनों विपक्षी पार्टियों को जोड़ रहे थे, नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व और कर्म में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैंने ये बात मीडिया में देखी ना, तब मुझे लगा कि इस पर कुछ जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, भारतीय राजनीति के साथ एक बहुत बड़ा मतलब खराब साजिश चल रही है। आप इस तरीके से समझिए, साजिश तो अपने आप में खराब होती है, लेकिन भारतीय राजनीति का एक कुरूप चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे अच्छे स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि जयप्रकाश ने कभी भी सत्ता को पाने के लिए संघर्ष नहीं किया, उनके मन में कुर्सी के लिए कोई लालच नहीं था। जयप्रकाश नारायण एक त्यागी व साधु नेता थे जो स्वच्छ राजनीति के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। लेकिन मीडिया नीतीश कुमार को जब जयप्रकाश नारायण से जोड़ती है तो ये भूल जाती है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए सबसे लालची व्यक्ति है। ये सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को लगातार बेचते रहे और इनकी कोई विचारधारा नहीं। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि नीतीश कुमार की राजनीति का ये मकसद भी नहीं है कि जनता की सेवा की जाए, जैसा कि जयप्रकाश नारायण का था। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का पलटू राम कहा जाता है, जिन्होंने सत्ता के लिए 5 बार अपने गठबंधन को बदला। 5 बार बदला है, ये बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यानी JP की तरह इनमें त्याग की भावना नहीं है, त्याग है ही नहीं। और 2020 के चुनाव में आपको मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, जब इनकी पार्टी को सबसे कम यानी 43 सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और 2022 में जब भाजपा के साथ का गठबंधन तोड़ दिया, RJD के साथ गठबंधन कर लिया,
तब भी वो खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपकाए रखा इन्होंने, जबकि जानते थे कि जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उसके पास तो 79 विधायक हैं। इसी चुनाव में, ये भी याद रखिए, मैं आपको एक एक कर सारी चीजें दिखा दे रहा हूं, इसी चुनाव में नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि 2020 का चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है। लेकिन आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए विपक्ष को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं दोस्तों, जब हम बिहार की राजनीति को देखते हैं तो ये तो समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना चाहते हैं। लेकिन मजेदार बात देखिए, इशारों में तो कई बार कहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि केंद्र में वो विपक्ष का नेता भी बन जाए। यानी उनका लालच किस प्रकार का है, आप ये समझने का प्रयास कीजिए। अब इन परिस्थितियों में आप खुद सोचिए कि क्या नीतीश कुमार जैसे सत्ता के लोभी व्यक्ति की तुलना जयप्रकाश नारायण से की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। अब इस कड़ी को थोड़ा और आगे मैं बढ़ाकर चलता हूं। नीतीश कुमार और जेपी की राजनीति में बहुत अंतर है। जहां जयप्रकाश नारायण साधु प्रकृति के व्यक्ति थे, स्वच्छ व अपराध मुक्त राजनीति को लेकर चलते थे, वहीं नीतीश कुमार अपराधियों के साथ मिलकर राजनीति करना पसंद करते हैं। आज नीतीश कुमार ने, बड़े ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इन घटनाओं को आप लगातार देख रहे होंगे, कि सिर्फ राजपूत वोट बैंक के लिए आनंद मोहन जैसे अपराधी को मुक्त करवा दिया, पूरा नियम बदल दिया, जिसने 1994 में गोपालगंज के जिला अधिकारी यानी डीएम की हत्या कर दी थी। और ये जो डीएम थे कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के एक दलित जी कृष्णैया थे। आनंद मोहन को इस मामले में मौत की सजा हुई थी। बाद में ये बढ़ते बढ़ते उम्र कैद में तब्दील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। लेकिन उस अपराधी को जेल से बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, और ये काम सिर्फ नीतीश कुमार ने किया, ये बात भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने बकायदा बिहार के जेल मैनुअल को ही बदल दिया। इस मैनुअल में अभी तक नियम यह था कि सरकारी अधिकारियों की हत्या करने वाले की अच्छे आचरण के आधार पर भी सजा कम नहीं की जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये नियम बदल दिया। और इतना ही नहीं, सब कुछ नियम को ताक पे रखकर जो बाहुबली हैं आनंद मोहन, इनके बेटे की सगाई में भी पहुंचे, कल ही पहुंचे हैं, और आनंद मोहन के साथ मिलकर खुद कानून को ठेंगा दिखाते रहे। तो क्या नीतीश कुमार के लिए जो जंगल राज है उसकी परिभाषा बदल गई है? अब जाहिर है दोस्तों, जब इतना सारा कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो पहले सुशासन बाबू थे अब तो कुशासन बाबू हो गए। तो जब ये तस्वीर सामने आई कि एक बाहुबली जिसने डीएम की हत्या कर दी, उसको छुड़वा करके उसके बेटे की सगाई में पहुंच गए, तो जाहिर तौर पर जो बिहार की ब्यूरोक्रेसी है उसमें अविश्वास बढ़ गया कि सरकार ही उनके हत्यारों का साथ दे रही है। और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, बल्कि जनता भी नीतीश कुमार के इस निर्णय से चिंतित है और सोच रही है कि जयप्रकाश नारायण का चोला पहनने की तैयारी करने वाले नीतीश कुमार क्या सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस हद तक जा सकते हैं। और एक बात याद रखिए, नीतीश कुमार सिर्फ अपराधियों के साथ ही सांठगांठ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर भी सरकार बनाते हैं और ऐसे ही नियम बनाते हैं जिससे आनंद मोहन जैसे लोगों को फायदा हो सके। आज नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव, जो रेलवे घोटाले में जिन पर गंभीर आरोप हैं। वहीं जिस पार्टी के साथ इन्होंने महागठबंधन बनाया उस पार्टी के सर्वे सर्वा लालू यादव तो चारा घोटाले में 19 साल की सजा पा चुके हैं और आज इसी घोटाले के कारण वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि नीतीश या तेजस्वी यादव ने सिर्फ राजपूत वोटों के लिए
आनंद मोहन को रिहा करवाया या उसके लिए पूरा का पूरा कानून बदल दिया। लेकिन मैं आपको अगर सच मायने में बताऊं, बिहार की राजनीति को अगर आप समझें तो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको राजपूत वोट चाहिए, क्योंकि आप याद कीजिए, इस आनंद मोहन ने तो एक दलित की हत्या की थी जो डीएम थे, एक तो डीएम ऊपर से दलित। लेकिन आप थोड़े दिन पहले के राजनीतिक घटनाक्रम में आइए तो इन्हीं लोगों ने रामचरितमानस का विवाद भी उछाला था और उसमें भी ये कोशिश की थी कि जातियों के बीच के संघर्ष को पैदा किया जा सके। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि ये जो महाठगबंधन है जो बिहार में चल रहा है, इनका वोट बैंक बड़ा स्थिर है। एक तो एक पूरा का पूरा धर्म के लोग ही इनको लगता है कि वो हमारे ही कब्जे में, किसी को वोट नहीं देंगे, और अपनी अपनी एकाध जातियों को पकड़ कर बैठे हैं जो लगता है इनको कि हमारे साथी हैं। तो इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म के भीतर जो तमाम जातियां हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार से एक संघर्ष पैदा किया जा सके। अगर कहीं कोई संघर्ष होता है तो इनको ये समझ में आता है कि अगर एक भी जाति भाजपा से चिढ़ जाए, मान लीजिए जैसे दो जातियों में लड़ाई हो गई, तो अगर दोनों का ये घमंड जग गया कि भैया अगर ये बीजेपी इसको साथ देगी तो हम नहीं देंगे, ये तो होता है ना कई बार की, तो उसमें से अगर एक भी जाति इस संघर्ष में अलग हो जाए तो इनको लगता है कि ये तो जीत जाएंगे, और यही काम ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप याद रखिए, कई प्रकार की घटनाएं आपको अब तक देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मेरे कहने का आशय ये है, और ये पूरी की पूरी राजनीति को डिकोड करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार राजनीति के वो नेता हैं जिनको लगता है कि वो राजनीति में सबको गच्चा दे सकते हैं और इसी प्रकार सत्ता में बने रह सकते हैं, जैसा कि आज तक वो 5 बार करते रहे हैं। 5 बार उन्होंने अलग अलग गठबंधन बनाया और हर बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे। लेकिन नीतीश कुमार शायद ये भूल गए हैं कि इसी कोशिश में उनकी सीटें लगातार कम होती जा रही हैं और कम होती गई हैं। अगर आज भी वो नहीं सुधरे तो यकीन मानिए अगले चुनाव में अगर इनकी पार्टी का नामो निशान भी मिट जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।